अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम के तरमीमी बिल पैका की तौसीक कर दी है। सदर मुमलिकत की डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 की भी मंजूरी। सदर मुमलिकत ने नेशनल कमीशन ऑन दी स्टेटस ऑफ विमेन तरमीमी बिल 2025 की भी तौसीक कर दी है। सहाफ़ती बरादरी इस पर एहतजाज भी कर रही है। जो पीका तरमीमी बिल जो है उसे सदर मुमलिकत ने अब उसकी तौसीक भी कर दी, उस पर दस्तखत भी कर दी है, अब आइन का हिस्सा भी बन चुका है। इससे पहले हमने देखा था कि कल पूरे मुल्क में सहाफ़ती बरादरी, सहाफ़ती तंजीमें, लाहौर प्रेस क्लब, इस्लामाबाद प्रेस क्लब, रावलपिंडी प्रेस क्लब, कराची प्रेस क्लब, इसके साथ साथ दीगर जो सहाफ़ती तंजीमें थी, PUJ या PFUJ, इन तमाम रहनुमाओं ने इसकी मज़म्मत भी की थी और इस पर एहतजाज भी किया था और कहा था कि हम इस तरमीमी बिल को नहीं मानते, ये आज़ादी इजहार राय का गला घूंटने के मुतरादिफ है। लेकिन इसके बावजूद सेनेट से भी वो बिल पास हो गया था कल, और आज सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने उस पर दस्तखत करके अब उसे आइन का हिस्सा भी और इमरान, कहा यह जा रहा था कि अगर सदर की जानिब से दस्तखत हो जाते हैं तो ये जो तरमीम जो लाई जा रही है ये कानून बन जाएगी। तो अब इस पर सहाफ़ती तंजीमें जो हैं वो एहतजाज कर रही हैं। अपोजिशन की जानिब से भी भरपूर एहतजाज किया गया। उन्होंने कहा कि जी ये आइन की खिलाफ वर्जी है, अपोजिशन की राय लेनी चाहिए थी। जब भी कोई कानून पास किया जाता है तो अपोजिशन की जानिब से राय ली जाती है, उस पर मुशावरत होती है। बगैर मुशावरत के एक बिल का पास हो जाना, दोनों असम्बलियों से पास हुआ और उसके बाद अब सदर की जानिब से भी दस्तखत कर दिए गए हैं। अब सूरत हाल ये है कि सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और उन्होंने कहा था कि अगर हमारे मुतालिबात नहीं माने जाते और ये बिल मंजूर हो जाता है तो हम एहतजाज की तरफ जाएंगे। और एहतजाज भी नहीं, जैसे कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में उन्होंने धरना दिया था तो 3 महीने तक वो बैठे रहे थे, तो सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से कहा जा रहा है कि वो धरना भी देंगे। तो अब सूरत हाल इस के बाद क्या होती है वो तो संगीन ही नज़र आ रही है। बिल्कुल, और साथ में ये भी बात है कि हुकूमत ने बड़ा कन्विंस करने की कोशिश की है कि सहाफ़ियों को कन्विंस किया जाए कि ये आप लोगों के खिलाफ नहीं है, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के खिलाफ नहीं है, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया के खिलाफ नहीं है, बल्कि हुकूमत का ये कहना है कि ये तो सोशल मीडिया पे जो लोग आते हैं जिन पे कोई एडिटोरियल चेक नहीं होता, एडिटोरियल बोर्ड नहीं बैठता कि क्या चीज़ नशर करनी है, क्या चीज़ नशर नहीं करनी। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो यही होता है कि इस वक्त तमाम तर जो चीज़ें जो हैं वो आपको ये भी बताएं कि जो जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया में जो चीज़ कंटेंट चलता है, जो अभी भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रही हैं, पूरा एडिटोरियल फिल्टर होके ये चलता है और उसके बाद ये आप तक पहुंचता है। लेकिन सोशल मीडिया में ऐसा कोई एडिटोरियल चेक नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल आइन के अंदर मौजूद है, 19A आर्टिकल जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ही बताता है, लेकिन ये भी ज़रूर बताता है कि देयर इज़ नो एब्सोल्यूट फ्रीडम और इसके भी कुछ हदें हैं, कुछ लिमिटेशंस मौजूद हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त सहाफ़ियों की जानिब से बहुत टफ टाइम दिया जा रहा है। कल भी हमने जब बात की थी कि कुछ एंकर्स को बुलाया गया था एक कायमा कमेटी में और उनको ब्रीफ भी किया गया कि ये जो तरमीमी बिल है ये आपके मुतल्लिक नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पे जो लोग आते हैं जो कि सहाफ़ी नहीं है लेकिन सहाफ़ी बन के वो कुछ ऐसा कंटेंट जो है वो क्रिएट करते हैं जो कि आपके हक पे डाका है। जब वहाँ पर ये सवाल किया गया कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उस पर एक चेक तो ये है कि रेगुलेटरी बॉडी जो इसकी मौजूद है, पैमरा, वो इसको रेगुलेट करती है। लेकिन सोशल मीडिया पे जो हमने बताया ना कि जो सोशल मीडिया पे जो चेक है उसके लिए एक अलग से बॉडी जो है वो बनाई जा रही है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ही जो कंटेंट है उसको सोशल मीडिया की बॉडी भी देखेगी और जो मेन स्ट्रीम मीडिया की पैमरा की बॉडी है वो भी देखेगी। और इमरान, दूसरी तरफ हुकूमत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर को रेगुलेट करना चाहती है। पीका एक्ट तरमीमी बिल में इस हवाले से एक तरफ नई रेगुलेटरी अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल और नई तहकीकाती एजेंसी के क़याम, इख्तियारात और जो फंक्शंस का जिक्र है, तो दूसरी तरफ गैर कानूनी मवाद और इसके खिलाफ कार्रवाई का तरीका कार वाज़े किया गया है। आवाम या एक सेक्शन को हुकूमती या प्राइवेट पार्टीज़ को नुकसान पहुंचाने के लिए इश्तियाल दिलाए कानूनी तिजारत या शहरी ज़िंदगी में खलल डालना भी ममनू होगा। नफरत अंगेज़, तौहीन अमेज़, फ़िरकावारियत उभारने और फहाशी पर मबनी कंटेंट की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। बिल के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट, सूबाई असम्बलियों, अदलिया, मुसल्लह अफ़वाज से मुतालिक शकूक व शुबहात पैदा करना भी काबिल गिरफ्त होगा। रियासती इदारों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और दहशत गर्दी को हौसला अफजाई करने वाला मवाद भी गैर कानूनी होगा। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की जानिब से हज़फ किए जाने वाले अल्फाज नशर नहीं किए जा सकेंगे। कलअदम तंजीमों के सरबराहान और नुमाइंदों के बयानात किसी भी तर्ज पर नशर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और हर वो शख्स जो जानबूझकर ऐसी मालूमात फैलाएगा उस शख्स को 3 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना किया जा सकेगा, या ये दोनों सजाएं भी उसे दी जा सकेंगी। इस बिल के तहत कायम की जाने वाली रेगुलेटरी अथॉरिटी, तहकीकाती एजेंसी, ट्राइब्यूनल और कंप्लेंट काउंसिल का
क़याम भी होगा। और आपको बता रहे हैं हम कि जैसे कि फ़ेक न्यूज़ की डेफिनेशन भी इस तरमीमी बिल में जो है वो अब खुल के सामने आई है कि नफ़रत अंगेज़ मवाद नहीं आपने फैलाना, इसके साथ साथ जो कौमी सलामती के ख़िलाफ़ जो कंटेंट है वो आपने नहीं चलाना, अदलिया और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एक प्रोपेगेंडा किया जाता है। और हम देख भी रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे में न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बैठ के कुछ लोग ये काम कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान से बाहर बैठ के भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी उन्होंने बताया कि कलदम तंजीमें ऐसी हैं जो कि जिनके बयानात आपने नहीं चलाने, उनके कोई इंटरव्यूज़ नहीं करने, उनके बयानात को नशर नहीं करना। तो ये वही चीज़ें हैं जो कि कमोबेश मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए भी हैं, लेकिन अब ये जो तरमीमी बिल सामने आया ये सोशल मीडिया के लिए आया, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप लोगों को पता है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और इसके साथ साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि वहाँ पर उसको रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी भी मौजूद नहीं थी। बहरहाल इस पर हमने बात करनी। हमारे साथ इस वक्त कौन है? राना कैसर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना कैसर साहब, कहिएगा, जैसे कि एहतजाज भी किया जा रहा था सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से कि जी इजलास में जो है बिल मंजूर कर दिया गया, बाकायदा तौर पर सदर ने भी दस्तखत करके इसको मंजूर कर लिया। देखिए, आज सदर के दस्तखत करने से ये पीका एक्ट जो है ये कानून की हैसियत हासिल कर चुका है। इससे पहले आपको पता है कि नेशनल असेंबली में यह बिल पास हुआ, उसके बाद सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, और फाइनली आज प्रेसिडेंट ने साइन करके इसे एक कानून की हैसियत दे दी है। तो जहाँ तक बात है पीका एक्ट की, देखिए सहाफती तंजीमें जो हैं वो तो सरापा एहतजाज हैं, ये बात दुरुस्त है। और उससे जो आप अभी बात कर रही थी कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करना जो है वो भी ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे मसाइल इसकी वजह से पैदा हो रहे थे। लेकिन बात यह है कि क्या ये अमल जो है मुशावरत से हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। क्या कोई इंक्लूसिव इसमें कंसल्टेशन हुई? बिल्कुल नहीं हुई। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, ख़ासतौर पर मीडिया, तो उनको इसमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। जहां तक मीडिया की सहाफ़ती तंजीमों का ताल्लुक है, तो देखिए मेरा थोड़ा सा नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है कि जब आपको मालूम था कि नेशनल असेंबली से ये बिल पास हुआ, तो आपने सेनेट से पास होने का इंतजार क्यों किया? आपको तो प्रोटेस्ट करना चाहिए था, और ये प्रोटेस्ट उस वक्त हो रहे हैं जिन्हें ये पास हो चुका हुआ। तो मुझे ये लग रहा है कि ये कोई फिक्स्ड फाइट है, और ये नूरा कुश्ती जिसको हम कहते हैं कि जनाब हम अपना एहतजाज भी करेंगे और अपोज भी करेंगे, लेकिन हम इसको गो थ्रू होने देंगे। इस तरमीमी बिल में फेक न्यूज़ है उसको भी डिफाइन किया गया है। यकीनन आपने भी वो नुकात देखे होंगे, तो वो तो कमोबेश ऐसे ही जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए हैं। तो अगर सोशल मीडिया के लिए अगर इसको डिफाइन किया गया, आप इसकी डेफिनेशन को कितना इस पे एग्री करते हैं, और ये जो जिस तरह से डिफाइन किया गया इससे क्या फेक न्यूज़ से बचने में मदद मिलेगी? अब नहीं, मेरा ख्याल है कि जहाँ तक फेक न्यूज़ का ताल्लुक है तो उस पर तो बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं करेगा कि सोशल मीडिया के हवाले से, क्योंकि आपको मालूम है कि जिस तरीक़ा से एक हिजान बर्पा होता है सोशल मीडिया पे विदाउट एनी वेरिफिकेशन, और उसकी वेरासिटी को खबर की चेक किए पे आ जाती है और एक माहौल बन जाता है हमारे यहाँ, वो तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ और कैरेक्टर असैसिनेशन के हवाले से किसी के बारे में कुछ भी कह दिया जाए उसको तो रोकना चाहिए। जो मेन स्ट्रीम मीडिया के हवाले से आप देखिए कि बहुत अरसे से हम ये देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया को भी स्ट्रेंगुलेट किया जा रहा है डिफरेंट से, और ये बुनियादी तौर पे अगर आप सोशल मीडिया के हवाले से बात करें तो वो समझ आती है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त जो है, खास तौर पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, तो आपको मालूम ही है कि काफ़ी हद तक वो इस वक्त अपनी आखिरी सांसें ले रहा है पाकिस्तान में। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसके हालात भी आप देखिए कि सोशल मीडिया की वजह से दिगरगुम होते चले जा रहे हैं, इकोनॉमिक क्रंच आ रहे हैं तमाम ऑलमोस्ट मीडिया हाउसेज के अंदर। तो ये मेरा ख्याल है कि हुकूमत को ये थोड़ा सा इसके ऊपर जो है एक सेकंड थॉट देना चाहिए, क्योंकि अब तो ये कानून बन चुका, लेकिन फिर भी आप इन पॉइंट्स को कैसे देखते हैं? इतनी सख्त पाबंदियां हैं, या फिर इसमें कोई मार्जिन निकल सकता था? जैसे कि एहतजाज किया जा रहा है, तो अगर मुशावरत से होता तो फिर सूरत हाल क्या होती, और उसके बाद इससे फायदा कौन उठाना चाह रहा है, या फायदा वाकई हुकूमत सहाफती तंजीमों को देना चाहती है कि जी कहा जा रहा था कि आपके हुकूक को बहाल किया जाएगा, इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मेन स्ट्रीम मीडिया को एम्पावर करने के लिए ये जी कानून लाया जा रहा है? देखें, अगर तो मेन स्ट्रीम मीडिया को एम्पावर करने के लिए ये कानून लाया गया है तो यकीनी तौर पे फिर हुकूमत को चाहिए था कि तमाम मीडिया हाउसेस जो है, पीबीए है और एपीएनएस है, सब सीपीएन है, सब लोगों को जो मदऊ करते, एक सेर हासिल डिस्कशन होती, कंसल्टेशन का प्रोसेस होता, कुछ अपनी सुनाते, कुछ उनकी सुनते, और दरमियान का एक रास्ता लेके आते। और बिल्कुल उस पर तो बात होनी चाहिए कि फेक न्यूज़ पे और करेक्टर असैसिनेशन होता है, किसी
किसी की भी पगड़ी उछाल दी जाती है सोशल मीडिया पे, उस हवाले से तो मेरा बिल्कुल नुक्ता नज़र ये है कि वो होना चाहिए। लेकिन जो जेन्युइन लोग काम कर रहे हैं मीडिया के अंदर, चाहे वो सोशल मीडिया है चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया है, तो उस हवाले से ये जो कदगनें लगाई जा रही हैं ये तो काबिल कबूल नहीं होंगी। और जाहिर है कि जिस तरीके से स्ट्रैंगुलेट किया जा रहा है, अब देखें जहां तक सहाफ़ती तंजीमों का ताल्लुक है तो उसमें भी आप इस वक्त देख सकते हैं कि मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो आपके मुजाहरे हैं, जो आपकी प्रोटेस्ट है, ये आपको उस लेवल पे लेके जानी चाहिए थी कि हुकूमत सोचती और रोकती इस बिल को। जैसे बिल पास हो रहा था आप कर रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं प्रोटेस्ट, तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं हमारे लोग भी, मीडिया के अंदर से भी लोग जो है उनकी भी इनको आशीर्वाद हासिल है हुकूमत को कि जनाब आप गो थ्रू कर दें, ये प्रोटेस्ट तो होते रहेंगे, डाई डाउन हो जाएगा। पाकिस्तान में तो वैसे ही एवरी डे देयर इज अ न्यू इशू, तो ये डाई डाउन हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हुकूमत को जो है वो कामयाबी हासिल हुई है और हमारी सहाफ़ती तंजीमें जो है उनका रोल मुझे ऐसा उस तरह प्रोएक्टिव दिखाई तंजीमों का रोल जो है वो इस तरह से उसमें सामने नहीं आ सका, क्योंकि ये एहतजाज तब हो रहा है जब सेनेट से ये बिल जो है वो पास हो गया, कौमी असम्बली से पास हो गया, कायमा कमेटी में इसको मंजूर कर लिया गया और बिलाखिर अब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी इस बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। ये अब कानून साजी का प्रोसेस जो है वो कम्प्लीट हो गया है। अब जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो एहतजाज करेंगी और अब क्या हो सकता है ये हम देखेंगे कि हुकूमत इनके साथ दोबारा बैठती है या इसमें कोई तरमीम जो है वो आने वाले दिनों में आ सकती है। आगे बढ़ेंगे जी, अब बात कर लेते हैं जी अमरीकी सरमायाकारों के वफ़द के सरबराह की सहाफ़ियों से जो आज मुलाकात हुई है। अमरीकी अरबपति सरमायाकारों के वफ़द की क़यादत टेक्सास हेज फंड के मैनेजर और ट्रंप ख़ानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर जेनेटरी बीच ने इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से मुलाकात की और सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए जेनेटरी बीच का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहता है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों के पास अपने घर हों, ऐसी तामीरात की जाएं टेक्नोलॉजी के जरिए जिसमें एक माह में 30 मंजिला इमारत बन जाए जी। और उन्होंने कहा कि हम यहाँ मादनियात, तवानाई, मसनूई ज़हानत और रियल स्टेट में सरमायाकारी करना चाहते हैं। गुज़श्ता 4 साल जो बाइडन ने पाकिस्तान के साथ किया वो मुनासिब नहीं था। सदर ट्रंप भी कारोबारी आदमी हैं। पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत नई अमरीकी क़यादत के साथ मुकम्मल हम आहंग है। मैं पाकिस्तान में दुनिया के बेहतरीन लोगों से मिला हूँ। रिचर्ड ग्रेनल ने ज़ाती तौर पर मुझे बताया कि उन्हें बानी पीटीआई के बारे में मसनूई ज़हानत के ज़रिए इंटरनेट पर जाली वीडियो की तशहीर के ज़रिए गुमराह किया गया। रिचर्ड ग्रेनल पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। हम सदर ट्रंप के इक़्तिसादी सिफारतकारी के एजेंडे को कामयाब बनाएंगे। पाकिस्तानी क़यादत के साथ मेरी मुलाकातें बहुत अच्छी रही हैं। तो सरमायाकारी के हवाले से ये एक अच्छी गुफ्तगू रही और पाकिस्तान के लिए बेहतरीन इक़दामात होने जा रहे हैं। सरमायाकारी के मौके भी बढ़ेंगे जी। आगे बढ़ते हैं। बानी पीटीआई के मुज़ाकराती अमल से निकलने के बाद पीटीआई ने फैसले पार्लियामेंट से बाहर सड़कों पर करने का फैसला कर लिया है। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के नए मुंतखब होने वाले सदर जुनैद अकबर खान ने वफाकी हुकूमत को एहतजाजी धरने और लॉन्ग मार्च की धमकी दे दी है। पीटीआई केपीके के 9 मुंतखब सदर अकबर खान ने हुकूमत को खबरदार किया है कि वो एहतजाजन पंजाब की तरफ के तमाम रास्ते बंद करके इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। जुनैद अकबर खान ने मज़ीद कहा कि बानी पीटीआई ने हमें पैगाम दिया है कि वो वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश को भूल गए हैं, वो इससे भी आगे की सोच रखते हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है ब्यूरो चीफ पेशावर यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। शौकत साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शौकत साहब आपकी जानिब हम आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ये चाह रही थी कि मुज़ाकरात हों, वहाँ से कोई रास्ता निकले और इससे पहले भी आप पार्लियामेंट से बाहर कम से कम 3 मरतबा एहतजाज और धरनों के हवाले से काफ़ी हमने एक्टिविटीज़ देखी हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या प्लान है? आने वाले दिनों में क्या हो रहा है? दोबारा से वही एहतजाज और धरने की सियासत आने वाली है आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक एहतजाज धरने का ताल्लुक है वो तो अपोजिशन का हक होता है, आईनी हक होता है और वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराती है। हुकूमत ने कहा कि जी धरनों से हमें नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा है, हम मुज़ाकरात के ऊपर आ गए। और उसके साथ जो मुज़ाकरात का हशर किया हुकूमत ने, जिस अंदाज से बेतौकीरी की और जितना लाइट लिया, गैर संजीदगी का मुजाहरा किया, उससे तो साफ जाहिर है कि ये हुकूमत पे संजीदा लोग ही नहीं है। इनको लाके बिठाया गया। अब आगे जाके ये जो है ना इनको मुल्क की फिक्र है ना अवाम की फिक्र है, क्योंकि वैसे भी आप देखें 2.5-3 हो रहे हैं, 1 रुपए का रिलीफ अवाम को नहीं मिला अभी तक। और जहाँ तक इनका ताल्लुक है तो ये तो कर्ज लेके मुल्क को चला रहे हैं
27,000 अरब का कर्जा लिया 2 सालों में, अब $1 अरब का और कर्जा ले रहे हैं। तो क्या कर्जों से मुल्क चल जाएगा? क्या कर्जों से जो कह रहे हैं कि जी उड़ान पाकिस्तान का मंसूबा हम लेकर आ रहे हैं, ये मंसूबा क्या कर्जों से चलेगा? पंजाब के अंदर 147 टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई हैं। जो आपका सबसे बड़ा जरिया है एक्सपोर्ट का, वो टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल की मिलें बंद हो गई। आपके पास बिजली नहीं है, गैस नहीं है, आपके पास कोई फ्यूचर बिजली प्लान नहीं है, गैस नहीं है। लेकिन शौकत साहब, आप बानी पीटीआई के इस बयान को कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं कि जी मैं वजीर आजम बनने की सोच से अब आगे निकल चुका हूँ और अब आगे कुछ सोच रहा हूँ। वो क्या सोच है, क्या लगता है आपको? स्ट्रगल कर रहे हैं। सबसे पहले जो है ना, जमहूरियत की बहाली है। सबसे पहले जो है वो रूल ऑफ लॉ है इस मुल्क के अंदर और कराना है। देखिए, ये तो वाकई बात की बातें हैं कि वज़ीर आज़म बने या कोई और क्या बने। सबसे पहली बात तो ये कि आवाम को उनका हक दिलाए। ये जो हक छीना जा रहा है सियासी वर्करों से, ये बहुत खतरनाक है। आप देखें कि हमारे पुरअमन एहतजाजों के ऊपर ये शेलिंग करते हैं, पुलिस फोर्स को आगे लाकर हमारे साथ लड़ाते हैं, फिर कहते हैं जी ये इंतशारी है, ये दहशतगर्द है। जब हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे तो वज़ीर आज़म ने कहा कि हस्ब इख्तिलाफ के साथ हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, और जब मुज़ाकरात ख़त्म हुए तो कह रहे हैं कि जी ये तो दहशतगर्द है और मुल्क दुश्मन है। तो ये जो रवैया है हुकूमत का, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। लेकिन शौकत साहब, आप ये बताइए, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने मुज़ाकरात को बेतौकीर किया है, लेकिन इल्ज़ाम आप पर ये लग रहा है, इरफान सिद्दीकी साहब ने ये कहा था कि 42 दिन आप लोगों ने लगाया कि रिटन फॉर्म में हमें चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने के लिए। उसके बाद हमने ये कहा कि यानी कि हुकूमती जो मुज़ाकराती कमेटी है उन्होंने ये कहा कि 7 वर्किंग डेज़ में आपको इसका जवाब मिलेगा, लेकिन आपने वो 7 दिन भी इंतज़ार ना किया। तो वो तो ये कहते हैं कि सब्र जो है वो आपके निसाब में शामिल ही नहीं है और आप मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते थे। देखिए, इरफान सिद्दीकी साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, और लेकिन बदकिस्मती है कि उनके पास अपना कोई इख्तियार नहीं है। वो जो नवाज शरीफ चाहते थे, जो मरीम नवाज चाहती थी कि जो मुज़ाकरात नाकाम हो, उन्होंने उसमें बड़ा अहम रोल अदा किया और बड़े अच्छे अंदाज से अदा किया कि ये मुज़ाकरात तो जो है नाकाम भी हो जाए और हम पे इल्ज़ाम भी ना आए। देखिए, उन्होंने क्या गेम खेला है, मैं आपको बताऊं कि जब हमारे जो मुतालबात थे वो तो जो रिटर्न दिए हमने, उससे 10-15 दिन पहले पता चल गया था कि दो मुतालबात है हमारे। फिर उन्होंने कहा रिटर्न दे। तीसरी मीटिंग में हमने जब रिटर्न दिया तो आप अंदाजा करें कि पहले 2 जब हम वर्बली हमने कहा था, ये खामोश रहे थे, लेकिन जो ही हमने रिटर्न दिया उसी शाम को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लाई। आपको याद होगा, राना सनाउल्लाह साहब, इरफान सिद्दीकी साहब, दोनों ने कहा कि ये मुतालबात जो है ये तो नहीं हो सकते, लेकिन आगे हम देखेंगे कि मुज़ाकरात कैसे जारी रख सकें। जब हमारे ये 2 मुतालबात आपने रिजेक्ट किए तो उसके बाद हम क्यों 7 दिन का इंतजार करें? हमें क्या जरूरत पड़ी थी? तो इसलिए मुज़ाकरा हमने नहीं नाकाम किए, इन्होंने नाकाम किया। इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी थी? ये अगर रिटर्न जवाब देना चाहते थे तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की इन्होंने? ये कह देते कि हम 28 को इसका जवाब देंगे, हम इंतजार कर लेते। लेकिन जब इनका जवाब आ गया, क्योंकि वो इरफान सिद्दीकी साहब जो है वो तर्जुमान है, जब तर्जुमान कहते हैं कि जी ये मुतालबात हम मुस्तरद करते हैं, तो इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम खामखा इंतजार करते। सही। तो आपकी जानिब से भी ये मौक़िफ़ सामने आ चुका है। यासिर हुसैन से हम बात करेंगे। यासिर, कहिएगा, इख्तलाफात सामने आ रहे हैं पीटीआई के बीच में भी, हम देख रहे हैं कि क़यादत को साइडलाइन करने की बातें हो रही हैं। ये क्या इख्तलाफात चल रहे हैं, क्या तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, पीटीआई अब क्या फ़ैसला करने जा रही है? जी देखिए, इख्तलाफात तो यकीनन हैं, मरकजी क़यादत के भी हैं और KPK की क़यादत के भी आपस में चल रहे हैं। और इसमें अभी देखें, एक ग्रुप जो है उसका पलड़ा इस बुनियाद पर भारी हो चुका है कि उनके ग्रुप के एक रुकन यानी जुनैद अकबर को जो है सूबाई सदारत मिल चुकी है, और उन्होंने सूबाई सदारत किसी और से नहीं बल्कि एक तगड़े इनकी सीनियर क़यादत के रुकन यानी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से ये सदारत ली गई है। ताहम अब इसके बाद की जो सूरत हाल है, अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम बनी हुई है, बड़ी प्रॉब्लम यही है, वो ये है कि 8 फरवरी को जो इन्होंने एहतजाज का ऐलान कर रखा है, उसके लिए फंड्स की कमी जो है मरकजी क़यादत के पास तो फंड्स हैं ही नहीं। उन्होंने तो कुछ अर्सा कबल इस बात को मीडिया के सामने भी कहा कि उनके पास जो सेक्रेटेरिएट के लोग काम करने वाले हैं सोशल मीडिया में, उनकी तनख्वाहें भी 4-4 माह हो चुके हैं, उनको नहीं अदा की गई हैं। अब सूरत हाल ये है कि अली अमीन गंडापुर के पास जब तक सदारत थी वो अपने अखराजात
اخراجات پر جلسے جلوس کر رہے تھے، ریلیاں نکال رہے تھے، اسلام آباد پہنچتے تھے اور جتنے اخراجات ہوتے تھے ان کے مطابق وہ جیب سے ادا کر رہے تھے، نہ کہ وہ حکومت کے کسی فنڈ کسی ذریعے استعمال کر رہے تھے، نہ ایم پی اے سے وزراء سے پیسے لیے جا رہے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اب صوبائی صدارت آ گئی جنید اکبر کے پاس، تو جنید اکبر نے صاف الفاظ میں اپنی مرکزی قیادت کو کہا ہے کہ اگر 8 فروری کا جلسہ کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے فنڈز جاری کیے جائیں، اور اس کی ابتدائی طور پر ہمیں جو ہمارے ذرائع سے جو معلوم ہوا ہے 10 کروڑ روپے ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ اس کے لیے جلسے کے لیے پیسے دیے جائیں۔ اب اس 10 کروڑ روپے کو کہاں سے پورا کرنا ہے؟ حالانکہ یہ پہلے بھی جو ہے محمود خان کے دور میں بھی یا پرویز خٹک کے دور میں بھی اگر ایسا ہوتا تھا تو اس کے لیے باقاعدہ سی ایم ہی فنڈ جاری کر دیتے تھے اپنے وزراء ایم پی ایس کے ذریعے، ان سے 5-5 لاکھ روپے لیے گئے، اس طرح اکٹھے کر کے پیسے دیے جاتے تھے۔ لیکن اب معاملہ آ گیا ہے الیمین کی طرف۔ اب جنید اکبر جو ہے ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ آج رات یا کل علی امین گنڈا پور سے ملاقات کے بعد ان سے باقاعدہ فنڈ کی ڈیمانڈ کریں گے اور ان سے جلسے کے لیے پیسے مانگے جائیں گے۔ لیکن ابھی تک تو اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا کہ جلسہ پشاور میں ہونا ہے، ثوابی میں ہونا ہے، یا کسی اور مقام میں ہونا ہے، یا اسلام آباد پر چڑھائی کرنی ہے۔ اطلاعات یہ بھی ہے کہ لاہور میں بھی جلسے کی اجازت مانگی گئی ہے پی ٹی اے کی جانب سے مینار پاکستان پہ۔ جی بالکل، لیکن لاہور کی ہی قیادت نے یہ بات بھی کی ہے کہ وہاں کے کارکن اس بنیاد پر باہر نہیں نکل سکتے کہ ان کو گرفتار کر دیا جائے گا۔ زیادہ تر ان کا جو زور ہے تحریک انصاف کا وہ ثوابی کے مقام پر ہے، تاکہ ثوابی کا مقام بالکل اٹک برج کے ساتھ یہ سوٹیبل جگہ ہے، اور وہاں سے راولپنڈی اسلام آباد کے کارکن بھی آ سکیں گے، اور پنجاب سے تعلق رکھنے والے جو کارکنان ہیں وہ بھی اس ثوابی اٹک کے مقام پر آ کر جلسہ کریں گے۔ لیکن اب سب سے بڑی بات جو ہے وہ پیسوں کی آ گئی ہے سامنے، کہ اب یہ فنڈز جو ہیں، یہ اخراجات جو ہیں جس میں کارکنوں کو لانا، ان کو کھانا پلانا، کنٹینر کی تیاری، میوزک، سارا ساؤنڈ سسٹم، یہ سارے جو اخراجات ہیں یہ کون اٹھائے گا؟ اس کے لیے ابھی تک معاملہ فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اب کہا جاتا ہے کہ کل یا آج رات یا کل جنید اکبر آ کر وزیر اعلیٰ سے اگر ملاقات کرنا چاہیں تو وہ ملاقات کریں گے اور فنڈز کی ڈیمانڈ کریں گے، ملاقات کریں گے اور فنڈز کی ڈیمانڈ بھی کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا یاسر حسین اور شوکت یوسف زئی صاحب، آپ دونوں نے سنو نیوز کو وقت دیا، اور جلسہ ہونے جا رہا ہے جی 8 فروری کا جو وقت دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک وینیو ڈیسائیڈ نہیں ہوا۔ لیکن جو اس میں چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ پیسوں کا مسئلہ بن چکا ہے، کہ پہلے بہت بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے لیکن پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس دفعہ بھی بڑھ کر عمران صورتحال وہی جاری ہے کہ سڑکوں کی سیاست ہوگی، پھر استحکام نہیں ہوگا، پھر سے وہ سرکل شروع ہوگا اور پھر سے احتجاج اور جلسوں کی نظر ہو جائے گی سیاست۔ پر پروگرام میں یہاں وقت ہوا ہے بریک، آپ ہمارے ساتھ میں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو بتائیں گے ڈی جی ایف آئی اے احمد اسحاق جہانگیر اور آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ احمد اسحاق جہانگیر کو اسٹیبلش ڈویژن میں او ایس ڈی بنا دیا گیا۔ ذوالفقار حمید کو نیا آئی جی خیبر پختونخوا تعینات کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی حکومت نے اختر حیات گنڈا پور کو عہدے سے فارغ کر کے ذوالفقار حمید کو آئی جی خیبر پختونخوا پولیس تعینات کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت نے اختر حیات گنڈا پور کو عہدے سے ہٹا کر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رکھنے کی ہدایات بھی دے دی ہیں۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، میں جوائن کر لیے بیورو چیف اسلام آباد کامران خان نے۔ کامران بتائیے گا ان تبدیلیوں کی کیا وجوہات ہیں؟ جی دیکھیں، یہ اہم تبدیلیاں ہیں بیوروکریسی میں، اور ڈی جی ایف آئی اے ہوں یا کوئی انسپیکٹر جنرل ہو کسی صوبے کے، یہ وفاقی حکومت کا اختیار ہوتا ہے، اور وفاقی حکومت ہی اپنی پسند کا آفیسر جو ہے وہ صوبوں میں تعینات کرتی ہے۔ تو یہ جو ابھی یعنی اختر حیات جو کہ اس وقت تک ڈی جی جو انسپیکٹر جنرل آف پولیس تھے، آئی جی پولیس خیبر پختونخوا میں، ان کو ہٹایا گیا ہے، ان کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور ان کی جگہ ذوالفقار حمید کو جو ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا ہے نیا آئی جی خیبر پختونخوا۔ تو جو پہلے جانے والے تھے اختر حیات، ان کو بھی وفاقی حکومت نے ہی تعینات کیا تھا صوبے میں، اور اب ذوالفقار حمید کی تعیناتی جو ہے یہ بھی اسی ضمن میں آئی ہے۔ اس میں جو ڈی جی ایف آئی اے کا عہدہ ہے اس میں بھی ان کو برطرف کیا گیا ہے، اور ان کو نہ صرف یہ کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، بلکہ احمد اسحاق جہانگیر کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے، آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی کے طور پر وہ کام کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ وزیر اعظم جو ہیں وہ ڈی جی ایف آئی اے کی کارکردگی سے خوش نہیں تھے، اور اس میں سر فہرست جو الزام تھا یا جو خدشات تھے یا جو کنسرنز تھے وہ اس حوالے سے تھے کہ جو ڈی جی ایف آئی اے نے جو انسانی اسمگلنگ کے جو کیسز ہو رہے تھے، اور اس میں
جو FIA کے اہلکاروں کے ملوث ہونے کے جو ثبوت ملے تھے اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ کارروائی جو ہے انہوں نے نہیں کی. ریسنٹ پاسٹ میں 2 بڑے واقعات ہوئے تھے ہیومن اسمگلنگ کے, جس میں ایک کشتی ڈوبی تھی یونان کے ساحلوں پر اور دوسری جو تھی وہ اسپین کے بحری حدود میں یہ ہوا تھا واقعہ. ان میں پاکستانی جو تھے وہ ایک بڑی تعداد میں آپ نے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے, اور یہ انسانی اسمگلنگ کی وجہ سے ایسا ہوا تھا جس کی روک تھام جو ہے وہ FIA کی ڈومین میں آتی ہے, یعنی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے اس کا یہ کام ہے کہ یہ انسانی اسمگلنگ جو ہے اس کی روک تھام کرے, اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو, اس نیٹ ورک کو توڑا جائے. لیکن عرصہ دراز سے جاری یہ جو ہیومن اسمگلنگ ہے اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے, ہر دور میں یہ کہا گیا کہ اس میں FIA کے اہلکار جو ہیں وہ ملوث ہوتے ہیں, اس لیے کہ ایک بڑے پیمانے پہ یہ کوئی انڈیویجول واقعہ نہیں ہوتا, کسی ایک کو سمندر پار بھیجنا نہیں ہوتا غیر قانونی طریقے سے, بلکہ یہ پورا ایک گروپ ہوتا ہے. گروپ کی صورت میں یہ پوری جو ہے یہ اسمگلنگ کی جاتی ہے, اور اس کے یہ گروپ اسمگلنگ جو ہے یہ قطعی طور پر جو FIA کے متعلقہ اہلکار ہوتے ہیں ان کی شمولیت کے بغیر, ان کی کنائونس کے بغیر جو ہے یہ ممکن نہیں ہوتا. یہ چیزیں آن دا ریکارڈ ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے کوئی FIA کے بہت سے اہلکار جو ہیں اس میں ملوث تھے, ان کے خلاف کارروائیاں بھی کی گئی ہیں, کچھ کو حراست میں بھی لیا گیا ہے, اور اس کے بعد DG FIA کو بھی ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. اور یہ 2 بڑی تبدیلیاں جو کہ IG خیبر پختونخوا سے متعلق بھی آپ نے بتائی, وفاقی حکومت کی جانب سے کی گئی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. کامران خان ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک اور اہم معاملہ جس پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے, آج کل آپ بھی سن رہے ہوں گے, ڈیپ سیک آرٹیفیشل انٹیلیجنس اسسٹنٹ کی امریکہ میں مقبولیت اور پابندی کے بعد امریکی اسٹاک مارکیٹ میں ٹیک کمپنیوں نے سنبھلنا اب شروع کر دیا ہے. NVIDIA کے حصص کی قدر نے 8.9% ریکوری کر لی ہے, اور گزشتہ روز کمپنی کے حصص کی کل قدر میں $593 ارب کی کمی ہوئی تھی. جبکہ امریکی ٹیک کمپنیز کی اجتماعی قدر میں 1000 سے زائد ارب ڈالرز کا نقصان ہوا تھا. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں IT ایکسپرٹ اسبار علی صاحب. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور اسی حوالے سے سجاد صاحب سے بھی ہم بات کریں گے. سجاد مصطفیٰ سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر کہیے گا کہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ماڈل کو, کیا یہ ماڈل صلاحیتیں رکھتا ہے, کس طرح کام کرتا ہے, اور کتنا ٹف ٹائم دے رہا ہے یہ دیگر ممالک کی IT کمپنیز کو؟ جی, ڈیپ سیک ایک لرننگ ماڈل ہے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بیسس ہوتا ہے, جیسے کہ چیٹ جی پی ہے, ٹراپک ہے. اٹ از دا فرسٹ چائنیز ماڈل. جو اس میں یونیک بات ہے, آئی تھنک اس نے فنڈامنٹل شفٹ کیا ہے گلوبل AI کی مارکیٹ کو. باقی نہ صرف اس نے کاسٹ بہت ریڈیوس کر دی ہے, تقریباً 10x کاسٹ کم ہو گئی ہے, پر اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ جو AI ایک سارٹ آف اپارتھائڈ دیکھ رہے تھے کہ صرف سارے ایک ہی ممالک کے اندر جتنے بڑے مشہور AI ماڈل تھے وہ چند ممالک کے پاس ہی تھے اور وہی کنٹرول کر رہے تھے. اب وہ سارے چیٹ GPT نے انہوں نے ڈیپ سیک والوں نے کیا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ساری ٹیکنالوجی اوپن کر دی, تو کوئی بھی بندہ وہ ماڈل بنا سکتا ہے. بہت بڑی بات یہ ہے کہ اس کے چلانے کے لیے جو کمپیوٹر چاہیے یا جو پروسیسر چاہیے وہ بہت سستے ہیں. اگر آپ کو معلوم ہو جس وجہ سے انویڈیا کا اسٹاک گرا ہے, انویڈیا بڑے ہائی اینڈ پروسیسر بناتا ہے جو AI کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اور امریکن سینکشنز ہیں کہ وہ امریکہ کے علاوہ بہت کم ملک ہیں جو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. چائنا, پاکستان, بہت سارے ممالک پہ اس کی جو ان کے ہائی اینڈ پروسیسرز ہیں ان پہ سینکشنز ہیں وہ نہیں لا سکتے. تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے ڈیپ سیک کی, اٹ ورکس آن ویری لو اینڈ پروسیسر, جس کی وجہ سے کمپیوٹیشن پاور بہت کم چاہیے, جس کے لیے بہت کم انرجی چاہیے, جس کے لیے بہت کم کاسٹ چاہیے. تو بہت لو کاسٹ کے اندر انہوں نے بہت زیادہ جو AI کا ماڈل ہے وہ بہتر بھی ہے اور بہت لو کاسٹ بھی ہے, اینڈ مور امپورٹنٹلی اوپن بھی ہے. تو اب بہت سارے ممالک جو ہیں دنیا کا ہر ملک وہ ساری ٹیکنالوجی دیکھ سکتا ہے اور اس کو ریپلیکیٹ کر سکتا ہے. تو یہ ایک فنڈامنٹل شفٹ ہے AI کی مارکیٹ کے اندر گلوبلی. صحیح. اس اعتبار سے کیسے دیکھ رہے ہیں, جیسے چائنا جو ہے ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا رہا ہے, بہت ایفیشینٹ بھی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ ان کا AI اسسٹنٹ جو ہے وہ سستا بھی ہے اور تیز بھی ہے اور بہت ایفیشینٹ بھی ہے, تو امریکی کمپنیز کو کس طرح سے چیلنجز دے سکتا ہے, اور آگے آنے والے وقتوں میں چینی جو ہیں وہ ٹیکنالوجی میں کتنا آگے جا رہے ہیں؟ جی, AI ٹیکنالوجی میں with this and because of some of the other things, China fundamentally rubs shoulders with the Americans. They are ahead of them, if not, at par with them.
اور یہ ٹیکنالوجی جو پہلی دفعہ اوپن پبلک میں آئی ہے یہ تو کافی زیادہ ہمارے خیال میں گلوبل مارکیٹ کو امپیکٹ کرے گی، نہ صرف امریکن بلکہ ساری دنیا کو. اور ہماری کمپنیز کے لیے یہ ایک بہت پازیٹیو بات ہے جی. پہلے ہماری کمپنیز کو اے آئی ماڈلز بنانے میں یا ان کے اوپر سافٹ ویئر بنانے میں یا ٹیکنیکس ان کے اوپر پروڈکٹس بنانے میں بہت زیادہ کاسٹ کرتی تھی. اب بیکاز آف دیز ٹیکنیکس ہماری اے آئی کمپنیز کو بھی بہت فائدہ ہوگا، ہم لوگ بہت چیپلی اپنے اے آئی کے ماڈلز بلڈ کر سکیں گے. اچھا لیکن یہ ہماری مصطفیٰ کمپنیز کے لیے بہت صاحب اچھا یہ بھی بتائیے گا، جب سے یہ آئی ٹی کا ایک بوم آیا ہے اور جیسے کہ اے آئی کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ امپلائمنٹ بہت کم ہو گئی ہے کیونکہ کمپیوٹر کے ذریعے یہ بڑا کام ہو رہا ہے. تو ایسے میں اکانومیز کو کس طرح سے اسٹیبل کیا جائے اور جو ان امپلائمنٹ ہے وہ جو کم ہو رہی ہے ان آئی ٹی کمپنیز کی جانب سے اور اے آئی کی جانب سے جو جتنے بھی کام ہو رہے ہیں تو اس پر آپ کیا کہیں گے، کس طرح سے اس کو قابو کیا جا سکتا ہے پھر؟ جی اے آئی کا امپیکٹ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں اور آئی ٹی میں جو ہے وہ ویسا ہی ہوگا جیسے موبائل ٹیکنالوجیز کا ہوا تھا. لوگوں کو شروع میں ڈر ہوتا ہے بٹ جنرلی ہوگا یہ کہ اس سے کام زیادہ ایفیشینٹ ہو جاتا ہے. ہر بندے کا ایک اے آئی اسسٹنٹ ہوگا جو وہ کام کرے گا. جو لو اینڈ کام ہے وہ کم ہوگا، ادھر جو لوگ لو اینڈ رہیں گے ان کا کام ہوگا، پر ہائی اینڈ پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی. یہ بالکل وہی ایگزامپل ہے جیسے جب کمپیوٹر آئے تھے تو جو ٹائپ رائٹر پہ لوگ کام کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں ٹائپ رائٹر ہوا کرتے تھے اور شارٹ ہینڈ ایک چیز ہوا کرتی تھی جو لوگ سیکھتے تھے، وہ ود ٹائم ختم ہو گیا، لوگ کمپیوٹر پہ آ گئے. پر اس سے پروڈکٹیوٹی اور جابس کم نہیں ہوئی، پروڈکٹیوٹی زیادہ بڑھی اور جابس بھی زیادہ بڑھی. ہاں اگر آپ خالی شارٹ ہینڈ لکھتے رہ جائیں گے تو obviously ختم ہو جائے گا، وہ رول ختم ہو جائے گا. پر کمپیوٹر ورڈ پروسیسنگ اور اس وجہ سے جابس بڑھی. اسی طرح اے آئی کے آنے سے جو لو اینڈ کام ہے ایک سرٹن ٹیئر کا وہ ضرور ختم ہوگا. بٹ وی سی کہ جو لوگ کراس ٹرین ہو کے اے آئی پہ جائیں گے اوور آل پروڈکٹیوٹی بڑھے گی. بالکل جی، آئی ٹی کی دنیا میں ایک انقلاب آ رہا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا سید سجاد مصطفیٰ صاحب، آپ نے سنو نیوز کو وقت دیا. فی الحال پروگرام میں بھی یہاں پر وقت ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے.